नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। गाय, गंगा और गांव, और अब इनके साथ जुड़ा है मोहन मॉडल। भोपाल में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की न सिर्फ खुलकर तारीफ की, बल्कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के मॉडल को मजबूती देने के कई बड़े सुझाव भी दिए। खास बात यह रही कि उमा भारती ने लाडली बहनों को दो गाय देने की वकालत की, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से और मजबूत बने। एक खास रिपोर्ट आप देखिए, फिर एक खास पैनल के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। भंडारी है हमारा, जो ये वाला मुख्यमंत्री है मोहन यादव, तो खुशी में एकदम झूम उठता है बोलते समय। जो विधानसभा में बोल रहे थे तो मैं उनका लाइव देख रही थी, पहला भाषण, तभी मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल झूमने वाला नेता है प्रसन्नता से। भोपाल में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की खुलकर सराहना की और गंगा और गोवंश संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर अपने विचार रखते हुए कई सुझाव भी दिए। लाडली बहनों को दो गायें दी जाए, क्यों जो 1500 रुपए की राशि उनको मिलेगी, उस राशि से ये दो गौ का पालन करिए और आपकी राशि 5 से 7 हजार रुपये महीने हो जाएगी आपकी इनकम। उससे तो उल्टा आप सरकार को ही देने की स्थिति में आ जाओगे। लाडली बहनों को दो गाय देने का सुझाव, सड़कों के दोनों ओर फेंसिंग की बात, किसानों को जमीन के साथ आर्थिक सहायता मिले, बीमार गायों को गौशालाओं में रखा जाए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, सरकारी योजना के लाभार्थियों को भी गाय देने का सुझाव। गौ संरक्षण और संवर्धन को लेकर उमा भारती ने कई ठोस सुझाव दिए। उन्होंने पशुपालन मंत्री लखन पटेल से इस विषय में विशेष चर्चा की और किसानों को गौ पालन के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही। उमा भारती ने इसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मॉडल से जोड़ा। उन्होंने ऐलान किया कि वे गोपाष्टमी पर भोपाल में गौ संवर्धन अभियान की शुरुआत करेंगी। फेंसिंग की जाए दोनों तरफ रोड के, तो जानवर आएगा ही नहीं। इसमें बिल्कुल राज्य सरकार का काम नहीं है, इसमें बिल्कुल किसानों का काम नहीं है। ये मैंने नितिन जी से कहा है और नितिन जी ने कहा है कि हाँ हम इसको करते हैं, प्रोविजन है इसके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरी प्रतिबद्धता के साथ गौ संवर्धन और संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से प्रयास कर रही है। गोपालन को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए इस अभियान को अब उमा भारती का समर्थन भी मिल रहा है। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो ये सलाह, ये तारीफ आखिर किसके लिए वरदान साबित होगी, और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई, किस तरह से उमा भारती की इन बातों को लिया गया, ये समझने की कोशिश करते हैं। 3 खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ सीता शरण सूर्यवंशी जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आदरणीय रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है रमेश जी का। शुरुआत करते हैं सत्येंद्र जी से। सत्येंद्र जी, ये प्रतिक्रिया सामने आई है, जाहिर सी बात है आप गदगद हो रहे होंगे, लेकिन कुछ सुझाव भी शामिल हैं उमा दीदी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो बात सामने आई है उसमें। देखिए, आदरणीय साध्वी भी हैं उमा भारती जी, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, केंद्रीय मंत्री रही हुई हैं, 2 बार माननीय अटल जी की सरकार में भी वो केंद्रीय मंत्री रहीं, उसके बाद मोदी जी के सरकार में भी वो केंद्रीय मंत्री रही हैं। निस्संदेह बड़ी योग्य और हमारी शीर्षस्थ नेत्री हैं और जिनका पाथेय, जिनका मार्गदर्शन सदैव प्राप्त होता रहता है। और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का वो बार बार आभार प्रदर्शित कर चुकी हैं। जब हमारे यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी कुछ समय पहले जब वो निर्णय लिया, तो उसमें भी उमा भारती जी ने आगे आकर के साधुवाद दिया था और कहा था कि ये जो 1.5 दर्जन से ज़्यादा शहरों में शराबबंदी की गई है, तो उससे जो हमारे शैव पंथ के मानने वाले हैं, शक्ति पंथ के मानने वाले हैं, जैन धर्मावलंबी हैं, ये सब बड़े खुश होंगे, आनंदित होंगे, क्योंकि चाहे वो दतिया हो, सोनागिर हो, कुंडलपुर हो, दमोह में मड़िया जी हो, उज्जैन में महाकाल जी हो, और ऐसे सभी जो धार्मिक शहर हैं, जबलपुर है, इन सबको से शराबबंदी कर दी गई। तो लगभग 19 से ज़्यादा शहरों में, नगरों में, तो ये बड़ा अच्छा कार्य किया गया था। तब भी उन्होंने साधुवाद दिया था और कि डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत ही अच्छा कार्य
कार्य कर रहे हैं। निसंदेह उसी श्रृंखला में भी यही कदम है। जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी कहते हैं कि गौमय बसते लक्ष्मी, गावा सर्व सुख प्रदा, गावा विश्वस्व मात्रा, तो गायें जो है, गायों के उसमें ही लक्ष्मी का, गायों के पास ही लक्ष्मी का निवास होता है। गायों में भी हमारे यहाँ कहा गया है, तुम माता च सर्वदेवानाम तुम चा यज्ञ से कारणम तुम तीर्थम सर्व तीर्थानाम नमोस्तुते सदा। तारीफ तो की है उन्होंने, जी। पर जैन साहब काफी सुझाव भी दिए। उनका ये कहना है लाडली बहना योजना के तहत आप लोग 1250 रुपये, फिर इस महीने 250 रुपये मिलेंगे बहनाओं को तोहफा, अगले महीने से 1500 रुपये की राशि आप लोग प्रतिमाह करेंगे और इसे आप लोग 3000 रुपये तक ले जाएंगे। पर उमा जी कह रही हैं ये अच्छी बात है, 2 गाय भी दे दीजिए लाडली बहनाओं को, ये उनका सुझाव है। हाँ, ये देखिए निसंदेह जो भी है, आनो हमारी सरकार और डॉक्टर मोहन यादव जी और हम एक ही मंत्र का पालन करते हैं। विश्व सारी 10 दिशाएं कहलाती हैं, 10 दिशाओं से शुभ विचार आते हैं। तो आनो भद्रा कृतवंतु विश्वता, तो हम तो उसको मानने वाले हो। निसंदेह अच्छे सुझाव दे रही हैं, सरकार काम करेगी। उन्होंने पहले सुझाव दिया और आपको याद है विवेक जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना अभी कुछ समय पहले ही लोग लॉन्च हुई है और अनेक हमारे जो पशुपालक हैं, बंधु हैं, गौ प्रेमी हैं, उन सबको उसका लाभ मिल रहा। उसमें 42 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है और उसमें एक हैंडसम बड़ा अच्छा सब्सिडी भी दी जा रही है, लगभग 12 से 15 लाख रुपए तक की। तो ये काम भी हमारी सरकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे मतलब आपके सजेशन माना गया है। मतलब आपको ये विश्वास है कि जिन कार्यों की उन्होंने तारीफ की है वो आपका अचीवमेंट था, और अब जो सजेस्ट कर रही हैं, वो सुझाव दे रही हैं, वो भी आप लोग अचीव कर लेंगे। सीता शरण जी का रुख करते, सीता शरण जी पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा इसी बात पर। उमा जी का ये सुझाव, उमा जी की ये तारीफ वर्तमान सरकार के लिए, ये किस तरह से देखते हैं आप? वर्तमान सरकार के लिए उनका तो दर्द जो है प्रदेश की जनता जानती है, और उनका जो दर्द है, जिस तरीके से जो झलक रहा है, वो हमारे प्रदेश की आदरणीय, सम्माननीय और बहुत साध्वी है, और हम भी उस बात का समर्थन करते हैं। लेकिन उनका जो दर्द है, क्योंकि धर्म की अफीम जिस तरीके से इस प्रदेश की जनता को और उन लाडली बहनों को और उन सहायिकाओं को जो दी जा रही है, भाई विपक्ष तो कहता है कि इन्हें परमानेंट कब करेंगे, उनकी परमानेंट नौकरियां कब देंगे। अब जहां तक कामधेनु योजना है, गौशालाएं हैं, आपत्ति है, धर्म की अफीम आपत्ति है, बहुत बड़ी बात है, आपत्ति है। इतनी तरीके से सतेन जी, मैं बीच में नहीं बोला है ना, आपके बीच में बोलूं तो मेरे बीच में बोलना। तो आप देखिए कि इस मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जो बेकारी, बेरोजगारी, जनता के जो मुद्दे, सभ्यता संस्कृति का अपमान करेंगे तो नहीं सहन करेंगे ना। कामधेनु, इनको थोड़ा विवेक जी या तो इन्हीं को बोल लेने दीजिए, विपक्ष की आवाज तो वैसी नहीं है, कब बोलने दे रहे हैं। नहीं, आप अपनी बात रखिए, सत्येंद्र जी आप काउंटर कीजिएगा, पहले सीता शरण जी बात रख लें, बोलिए। ये विवेक जी, क्या है कि कामधेनु जिस तरीके से रोडों पर आप और हम देख रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, और इनकी व्यवस्थाएं जिस तरीके से इनके जो गुंडे जो छूटे हैं और वो कामधेनुओं को रोड पर छोड़ देते हैं और उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। गौशालाओं में जिस तरीके से जो मद है, 14 रुपए से 20 रुपए तक या 16 रुपए तक जो मद देते हैं, उसका चारा और खुराक जिनके अंडर में गौशालाएं हैं वो खा जाते हैं। और हमारे जो गौशालाओं के अंदर आपने देखा होगा कि चारों तरफ जिस तरीके से जो हमारी गाय माता का जो अपमान हुआ है और जो उनके कंकाल तंत्र जब्त हुए हैं, और जो हमारे एनजीओ या नाना प्रकार के जो जिनको जिम्मेदारियां मिली थी वो गए थे और उनने जो हालात देखे हैं, ये हालात ठीक नहीं है। अब उमा जी ने जो 2 गाय का बोला है कि हमारी लाडली बहनाओं को 2 गाय देना चाहिए, लेकिन उसका पानी, उसके लिए चारा, और जो लाडली बहनाओं के जो पति हैं जिन्हें लाडले जीजा कहते, उन जीजाओं को नौकरी या रोजगार भी दे दे, तो बहुत अच्छी बात होगी विवेक जी। ठीक है। आदरणीय रमेश शर्मा जी का रुख करते हैं, जो बहुत बेहतर समझते हैं 10 वर्ष जिस प्रकार से आदरणीय रमेश जी, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कहते हैं कि वनवास समाप्त एक साध्वी ने किया था और राजा को वनवास भेज दिया था। वो उमा भारती आज
प्रासंगिक उतना नहीं है 2025 में, लेकिन वो कह रही हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जिस परसेप्शन से कार्य कर रहे हैं वो अच्छा है, एक सकारात्मक फीडबैक दिया है, लेकिन कुछ सुझाव भी उन्होंने रखे हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? जी देखिए, मोटे तौर पर गाय के संरक्षण के लिए ये सरकार जो काम कर रही है मोहन यादव जी की, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और ख़ास तौर से उन्होंने गाय संरक्षण, पालने और फिर गाय की डेयरी के लिए जो अनुदान उन्होंने 50% भी किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें एक स्वागत योग्य है। सरकार नीति बनाती है, निर्णय बनाती है। उमा जी की ये बात का मैं समर्थन करता हूँ कि गौशालाओं में गाय की सुरक्षा नहीं होती, किसानों को गाय पालना चाहिए। मैं समझता हूँ इस मामले में सरकार ने नीति बना दी है, निर्णय लिया है, वो प्रोत्साहन भी दे रही है। तो अब किसानों को स्वयं चाहिए कि वो गौ पालन करें। और क्योंकि अब जिस तरीके से विज्ञान प्रगति कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गोबर से न केवल खाद बनेगी बल्कि उससे जो पंप भी चलेगा, बिजली भी अब बनने लगी है गोबर की गैस से। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं अब इसकी जागृति किसानों को आना चाहिए। एक जो उन्होंने बात कही है कि लाडली बहनों को 2 गाय देने की, तो मेरी दृष्टि में ये व्यवहारिक नहीं है। लाडली बहनों को उनको छोड़ दीजिए, हम किसानों को ही किस तरीके से प्रोत्साहित कर सकते हैं। लाडली बहनों को अगर दे भी दिया जाएगा तो कहाँ से फिर वो खिलाएंगे पिलाएंगे, वो व्यवहारिक नहीं है। किसान गाय पालें और दुग्ध का उत्पादन करें, ये बात मुझे जो है बहुत ज़्यादा व्यवहारिक लगती है। और तीसरी जो उन्होंने ख़ास तौर से कही है कि सड़कों के आसपास वो लगाने की, तो मैं समझता हूँ सड़कों के आसपास वो लगाना उचित भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान गाय पालते हैं उनको ये चाहिए कि गाय पालने के बाद कुछ खाली जगह रखें। बीच में सरकार एक ऐसी आई थी, अब वो चूंकि राजनीतिक टिप्पणी हो जाएगी, वो जो ओपन लैंड थी वो उन्होंने अलाटमेंट कर दी, खाली जगह किसानों की जो चरनोई की जो जमीन थी वो अलाट कर दी, उस पर लोगों के कब्जे हो गए। तो अब गाय को खड़ी रहने की और रुकने की जगह नहीं बची, तो वो सड़क पर आती है। तो कहीं ना कहीं इसको सरकार और समाज दोनों, ये काम ना तो अकेले समाज से होगा ना अकेले सरकार से होगा, सरकार और समाज दोनों इस पर विचार करें कि किस प्रकार गाय के लिए रुकने के लिए किस तरीके से जगह हो, उसकी चरनोई की जमीन कैसे हो, कहाँ सुरक्षित हो। बहुत संभव है कि बहुत सारी ऐसी जमीन है जहाँ जंगल जैसी जमीन है, जहाँ उत्पादन नहीं होता, क्या उसको रोक सकते हैं? चरनोई की जमीन उसको बना सकते हैं? क्या इसका रास्ता हो सकता है? ये मिलकर के निकालना पड़ेगा। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए समय पर दूध मिले, घी मिले, अच्छा खाद मिल जाए और गोबर गैस से कहीं ना कहीं ये सोलर पंप चलने लगे। रमेश जी, आप इसके लिए गाय का संरक्षण तो बहुत आवश्यक होंगे। जब अपनी ही पार्टी का कोई पूर्व मुख्यमंत्री सराहना करता है, सुझाव देता है, तो वो बड़ा गौर से सुना जाता है। अगर यही बात मान लीजिए कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी, एक बड़ा टेन्योर उनका था, और हम देखते थे शिवराज जी के समय में भी उमा जी कई तरह के सुझाव देती थी, चाहे शराबबंदी अभियान का जिस प्रकार से उन्होंने बीड़ा उठाया था, फिर उन्होंने समर्थन किया, तो वो चीज़ें भी बड़ी गंभीरता के साथ सुनी और देखी जाती थी। तो कहीं ना कहीं ये बयान भी बहुत गंभीरता के साथ सुने और देखे जाएंगे। निश्चित रूप से ये बयान उनका गंभीरता से लिया जाएगा। उसके 2 कारण हैं। एक तो वो राजनेत्री तो हैं, क्योंकि 1984 से वो चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो साध्वी भी हैं, वो साधना भी करती हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो उनकी प्रज्ञा शक्ति है और राजनीति दोनों से मिलकर के उनके सुझाव कोई तत्काल माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं वो निर्णयों पर प्रभाव तो डालते हैं, ये मैंने देखा है उसमें। जी सत्येंद्र जी, आप सीताशरण जी की किसी बात पर कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात रखिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मुझे लगता है धर्म की अफीम कहा है तो सीताशरण जी आप क्लियर बताएंगे अगली बार कि धर्म की अफीम क्या है। मुझे लगता है इन्होंने जो आक्षेप लगाया हम सनातन धर्मियों के ऊपर लगाया, और ये सब भूल जाते हैं इनके नाम में राम, सीताशरण है, सीता शब्द का प्रयोग आता है, लेकिन अब बताइए भगवान राम ने जब गए तो सारा राजपाट संभाल के गए, तो धर्म की अफीम कहाँ हुई? जब उन्होंने इसी प्रकार से हमारे यहाँ भगवान ऋषभदेव हुए, सभी ऐसे ऐसे महान हैं जो पूरा वैभव सुख भोग करके
हम और आत्मा को परमात्मा बनाने के मार्ग पर जाते हैं। तो मुझे लगता है हमारे सनातन धर्म का अपमान है और ये कांग्रेस और कम्युनिस्टों का एजेंडा होता है। ये सदैव धर्म को अफीम बताने लगते हैं। इनमें साहस हो तो किसी और धर्म के बारे में अफीम का बोले नहीं बोल सकते। अब दूसरी बात देखिए, ये इस पर सरकार विचार करेगी कि अगर लाडली बहनाएं गाय कैसे क्या पालेंगी, क्योंकि उनके लिए गोचर की भूमि तो कांग्रेस ने पहले ही खत्म कर दी। जब उनकी सरकारें थी तो गोचर भूमि गाँव में बची नहीं। तो निसंदेह ये विषय है, हम जरूर उस पर काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से लाडली बहनों को हम ये काम कर रहे हैं और निसंदेह लाडली बहनों की आय को हम स्वावलंबी बनाने की दिशा में हर कदम उठाएंगे। इस सुझाव से भी अगर जो लिया उमा भारती जी ने दिया है उसको भी हम अगर रहेगा तो करेंगे इम्प्लीमेंट उसमें और भी चीजें लेकर के। लेकिन वो कांग्रेस कहाँ है जीतू पटवारी जी? वो कहते हैं लाडली बहनों को जो पैसा दे रहा है उससे वो दारू पीने लगी हैं। मतलब मध्य प्रदेश की सारी मातृशक्ति का अपमान करने वाले जीतू पटवारी वो पहले कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश का पुरुष दारू पी के सो जाता है और बहन बेटी माताएं बहनें तो बोले पोलके में 200-500 रुपये रख लेती हैं। तो ये इस प्रकार से अपमान करते हैं। और अभी हम लगभग 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि लाडली बहना की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1.25 करोड़ से ज़्यादा लाडली बहनों को हम उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट दे चुके हैं। अगर जीतू पटवारी जी होते ना विवेक जी, तो ये डीबीटी को डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर कर देते। या आप किस तरीके से बोलते हैं कि कहाँ रखवाते। अब मैं बार बार वो नहीं कहता, मेरी माताओं बहनों का मैं नारायणी मानता हूँ, उनको मान करके पूजा, लेकिन ये बहुत बड़े अपमान जीतू पटवारी करते हैं और धिक्कार है। चलिए सीता शरण जी माफी मांग लेंगे, क्योंकि भगवान राम भी ने भी ऐसा नहीं किया। सारा राजपाट करके सब फिर बाद में वानप्रस्थ आश्रम अपनाया था। हमारे यहाँ सब उन्हें अपनाया है। ऐसा नहीं होता कि अफीम खा लेते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़े पाप के भागी बन रहे हैं। और साथ ही साथ जो गौवंश अधिनियम को सशक्त करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। चूंकि हम गायों में 33 करोड़ देवी देवताओं का आवास मानते हैं, तो क्या कांग्रेस सहयोग करेगी आगे की जो जब भी गौ तस्करी होती है तो कांग्रेस उन तस्करों का साथ देने भी सामने आ जाती है। तो हम तो कहते हैं कि त्वं माता च सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणम त्वं तीर्थम सर्वतीर्थानां नमोस्तुते सदा निधे। तो ऐसी गौ माता को क्या आप भी अपनाएंगे? क्या आप ऐसे लोगों का जो तस्करी करते हैं उनका विरोध करेंगे? ठीक है, पूछते हैं सीता शरण जी से सवाल है। सत्येंद्र जी का जी। ये एक तो सनातन का ठेका लेते हैं बीजेपी वाले, कि बीजेपी वालों का सनातन कब से आ गया है। ये सनातन सबका है, इस दुनिया का है, इस भारत का है, और सनातन का ठेका बीजेपी ने ले लिया है। और ये कांग्रेस को कोसने में लगे हुए होते, सबसे पहले इनको उन लाडली बहनाओं को 3,000 करना चाहिए। सनातन का ठेका, सनातन को खत्म करने का ठेका मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिया। अरे बीच में नहीं भैया, जाके मल्लिकार्जुन खड़गे को समझाओ। बीच में से उठ के जाकर के आप मल्लिकार्जुन खड़गे को समझाओ, उदयनिधि को समझाओ, है ना, एम के स्टालिन को समझाओ, पी राजा को समझाओ। अरे तुम तो लगा पर आ जाते हो, आप कहाँ चले जाते हो? भाषा की दरिद्रता से, ये भाषा की दरिद्रता भी निश्चित है, इनके अंदर दरिद्रता तो है ही। भाषा की चलिए ठीक है, संस्कृति की दरिद्रता है, बता रहे थे। चलो चुनौती के साथ पूछता हूँ सीता शरण जी, आप खुल के बताइए, धर्म की अफीम किसको देते हो? बताइए बताइए, आपके अंदर साहस है तो। आप धर्म की अफीम कह रहे हो, आप कह रहे हो धर्म की अफीम किसको देते हो? अरे धिक्कार है, जाओ ये धर्मवादी अफीम अपने मल्लिकार्जुन खड़गे को देके आओ, राहुल गांधी को देके आओ, सोनिया गांधी को देके आओ, वहां जाकर के देखे आओ भाई। पूरी कांग्रेस ही जो राम विरोधी है, जो गाय विरोधी है, जो सनातन द्रोही है, जो शक्ति द्रोही है, जो शंकर द्रोही है, जो कृष्ण द्रोही है। ठीक है, अरे शिवराज पाटिल को देखिए आप, चलिए कहते हैं कि कृष्ण ने जो अर्जुन को दिया। अरे धिक्कार है सीता शरण जी, आपको धिक्कार है, आपको चुल्ली और पानी में डूब मरना चाहिए और कांग्रेस को मरना चाहिए, या फिर क्षमा मांग लो आप। आपने सनातन मूल्यों का अपमान किया है, आपने धर्म को अफीम बता दिया, हमारे सनातन धर्म को अफीम बता रहे हो आप। आपको पहले क्षमा मांगनी चाहिए। चलिए अब देखिए, आप कुछ भी बाएं बाएं साए करते हो, पढ़ के आते नहीं हो, आपने धर्म की अफीम बता दिया। आप बताओ किस हैसियत से आपने धर्म को अफीम बताया? मुझे नहीं, मैं छोटा सा एक सनातन में आता हूँ, मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है आप सनातन को अफीम बताने वाले आप विधर्मी हो, सबके सब विधर्मी हो। चलिए अब मैं रमेश जी का रुख करता हूँ। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। सीता शरण जी, वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे हैं, रमेश शर्मा जी, वह बता देंगे धर्म को अफीम कहने वाले ये कांग्रेसी, ये कांग्रेसी राम का अपमान करने वाले, ये कांग्रेसी शंकर का अपमान करने वाले, ये कांग्रेसी कृष्ण का। रमेश जी का रुख करते हैं, शक्ति से लड़ने वाले राहुल गांधी की लड़ाई शक्ति से है। चलिए ठीक है रमेश जी, सीधी बात यह है, चर्चा थोड़ी हार्श हो गई बीजेपी कांग्रेस में। उमा जी ने अपनी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी जाहिर की है और वो
झांसी से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं 2029 में। बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व करने के पीछे की क्या मंशा छिपी है, या एमपी और यूपी दोनों का सामंजस्य भी बरकरार रहे? नहीं, निश्चित रूप से इसमें देखिए, हर राजनेता के मन में चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, और वो चूंकि चुनाव इससे पहले लड़ चुकी हैं और केंद्र में और राज्य में रह भी चुकी हैं, केंद्रीय मंत्री भी और मुख्यमंत्री भी, तो उनके मन में अगर चुनाव लड़ने की इच्छा है तो ये एक अनुचित भी नहीं है और ये बात स्वाभाविक भी है। अब उनको पार्टी टिकट देती नहीं देती, और अगर देती है तो क्यों देती है, और नहीं देती तो क्यों नहीं देती, ये फिर पार्टी हाईकमान का सोचने का निर्णय है। और स्वाभाविक रूप से झांसी अगर आप देखेंगे तो झांसी बुंदेलखंड का एक प्रकार से केंद्र रहा हुआ है, और झांसी से लगा हुआ है ओरछा। ओरछा की भोपाल से बहुत दूरी है, सागर से बहुत दूरी है, टीकमगढ़ से दूरी ज्यादा है, झांसी से बिल्कुल लगा हुआ ओरछा है। ओरछा कहीं ना कहीं बुंदेलखंड संस्कृति का केंद्र भी रहा हुआ है। तो मैं समझता हूं अगर उस नाते उन्होंने चुना हुआ है, और ओरछा को अगर आप महाराजा छत्रसाल से भी देखेंगे और चंद्रशेखर आजाद के अज्ञातवास से भी देखेंगे, और निरंतर संघर्ष वहां पर चला हुआ है, तो ओरछा केंद्र रहा है, तो उस नाते फिर वो झांसी को चुन रही हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में सामंजस्य से बैठे बुंदेलखंड की संस्कृति पर, जी इसलिए उन्होंने, जी बिल्कुल बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक आपने जवाब दिया। सीता शरण जी, आपकी कुछ बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात रखिए। आप विवेक की, मेरी बात अधूरी रह गई थी क्योंकि खीर तो पकाई उमा जी ने और खा रहे हैं ये लोग, तो ये बीजेपी कब उनको वापस मुख्यमंत्री पद पर लाती है? 2003 में जो इनने खून पसीना किया, एक बात। दूसरी बात, आदरणीय शर्मा साहब की बात को दुरुस्त कर दूं कि छत्रसाल जी छतरपुर में तीर्थस्थ माने जाते थे, और ओरछा जो केंद्र है, ओरछा मधुपुर साहिब कुंवर गणेशी महारानी जो रामलला को साक्षात गोद में सरयू नदी से लेकर के ओरछा में आई थी। और जो ये धर्म की अफीम की मैं जो बात बार बार करता हूँ कि उमा जी जो सर्वोपरि रही है, जिन्होंने खीर पकाई है, और उन्होंने 2003 में अगर वो नहीं आती तो ये बीजेपी को जितना बोलना आ रहा है ये नहीं आता। तो मैं शर्मा जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये भी बीजेपी को कहे कि वो लाडली बहनों को 3000 करे, और जो 2 गायों की बात जो हो रही है, ठीक है वो उमा जी के ऑप्शन से उनका सम्मान है, लेकिन सरकार भाई कामधेनु योजना, फिर वो आंगनबाड़ी भाइयों को दे रही है, फिर उसी में वो 1-1, 2-2 एकड़ कामधेनु गाय पालेंगे, फिर उसी में बगिया लगाएंगे। भाई परमानेंट नौकरियां उन सहायिकाओं की, उन सहायिका शिक्षिकाओं की, उन आंगनबाड़ी भाइयों की और लाडली बहनों के लिए भाई परमानेंट नौकरी ये सरकार कब देगी? विवेक जी, हाँ ठीक है, आपने सवाल पूछा, सत्येंद्र जी बोलिए। देखिए, हम अनेक कार्य कर रहे हैं, और जिस प्रकार से मुझे लगता है मेरे मित्र कह रहे हैं, अभी इनको पढ़ के आना चाहिए, और या तो शायद इनको अपनी सरकारों का याद है। मैं अभी दिवाली चल रही है, उनको बादाम भी गिफ्ट कर दूंगा ताकि इनकी स्मरण शक्ति भी अच्छी रहेगी। देखिए 16 रुपए कहाँ मिलते हैं? कह रहे थे गायों को 16 रुपए प्रतिदिन देते हैं, भैया 40 रुपए प्रतिदिन दे रहे हैं हमारी सरकार। डॉक्टर मोहन यादव जी बजट भी लगभग 500 करोड़ से ज्यादा का कर देंगे सिर्फ गौपालन के जो वृद्ध गाय हैं उनके लिए, गौशालाओं को देने को, और 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का पशुपालन विभाग का बजट है। अब दूसरी बात आती है, इन्होंने कहा कि जो नौकरी की बात, देखिए हमने मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता को, आप सुन लीजिए, हमने आप, अरे देखिए आपको रोजगार नहीं दे सकते, आपको रोजगार जनता देगी। जनता ने आपको 25 साल से बेरोजगार कर रखा है, हम कुछ में नहीं कर सकते। आप और आप बुंदेलखंड से आप भी आते हैं, मैं भी आते हैं, और बुंदेलखंड में बहुत अच्छा शब्द ठलुआ करा हुआ है, कांग्रेस को ठलुआ कर दिया जनता ने। एक गाना भी इनके ऊपर फीट बैठता है, निकम्मा किया है, निकम्मा किया है। चलिए, इस भगवान अब समय इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आज के हमारे सभी पैनलिस्ट का, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, धन्यवाद। देखिए, हमारी जो चर्चा चल रही थी वो उमा भारती की राय और उनकी जिस प्रकार से उन्होंने सरकार की प्रशंसा की है, इससे लेकर कि राय कितनी मायने रखती है, इसे हम आने वाले समय में देखेंगे। उमा भारती बीजेपी की एक वरिष्ठ नेता हैं और इसमें कोई शक की बात नहीं है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।